धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब तक धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे। पहला उपबंध है किसी कर का निरूपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। ऐसी किसी निधि से में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। अगला, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। और फिर अगला, भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि। भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण या उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। यद्यपि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धनी या अन्य धनीय, ये यहाँ यह भी होगा, धनीय शास्त्रियों का अधिरोपण करता है, धनी शास्त्रियों का अधिरोपण करता है या अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार के किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब धन विधेयक राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास स्वीकृत हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करती है। धन विधेयक लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाएगा। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे। जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति देता है
या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। वित्त विधेयक। साधारणतया वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है, और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में है, और फिर वित्त विधेयक ये अनुच्छेद 117(3) में है। 117 ख कहिए या 3 कहिए। वित्त विधेयक ये पहला वह वित्त विधेयक 1 या क वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य आय मामले भी, जैसे एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबद्धन हो। वित्त विधेयक 1 2 रूपों में धन विधेयक के समान है। पहला, दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं। दूसरा, दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जाते हैं। अन्य सभी मामलों में एक वित्त विधेयक वन विधेयक है। वन नहीं बल्कि ये जो है धन विधेयक है। धन विधेयक है जिसे उसी प्रकार व्यवहरित किया जाता है जैसे कि साधारण विधेयक। अब वित्त विधेयक 2 की चर्चा करता हूँ। वित्त विधेयक 2, इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता यह है कि सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होती है। दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संविधान में यह उपबंध है कि संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता है। वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाए हों तथा वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो गए हों। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है। विधेयक जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित हुए हैं वे हैं: दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002।
संसद में बजट। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। बजट में निम्नलिखित शामिल हैं: राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन, खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना। भारत सरकार के 2 बजट होते थे, रेलवे बजट और आम बजट। रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में पृथक किया गया था। अगस्त 2016 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। अब इसी में थोड़ा सा कुछ आर्टिकल को भी हम लोग देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 101, इसमें सीटों की रिक्ति है। लोग जो संसद की सीटें हैं उसमें रिक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 102 में सदस्यता से अयोग्य ठहराना, और अनुच्छेद 130 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय, और अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड, अथवा जब योग्यता नहीं हो अथवा जब अयोग्य ठहराया गया हो। इसी तरह अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, और अनुच्छेद 107 में विधेयकों की प्रस्तुति एवं उनको पारित करने संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में कतिपय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में मुद्रा विधेयकों के मामले में विशेष प्रक्रिया। आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।